गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको अपनी जो सेकेंड ईयर में बुक है नॉलेज करिकुलम, उसमें अपनी 4th यूनिट चल रही है। 4th यूनिट में अपना जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक में मैंने आपको कल सार्वजनिक शिक्षा का सार्वजनिकरण यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसके सार्वजनिकरण के का अवधारणा बताई थी, उसका अर्थ, परिभाषा और उसके महत्व। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के बिना ना तो व्यक्तिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हमारी का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में ही बच्चों को अपने और शिक्षा के माध्यम से ही हमारे दिमाग में सबसे पहले हमारे देश के प्रति प्रेम, शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले जो हमें पास दिखाई जाती देश की प्रेम, जैसे प्रेम, एकता, अखंडता, और उसके बाद जो हमारी धर्म, जाति और हमारी भाषा के बाद हमारे मस्तिष्क में सब विचार आते हैं। उससे सबसे पहले हमारा देश, फिर मेरे राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हमारे मस्तिष्क में वो बात आती है। और जो ये सारी बातें हैं बच्चों को स्कूलों में ही, विद्यालयों में ही सिखाई जाती हैं। और जो ये सार्वजनिकरण, शिक्षा का सार्वजनिकरण यानी कि सबके लिए शिक्षा, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। अगर किसी कारण बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, कौन से एक जो कि है 14 वर्ष तक की आयु की उम्र के बच्चे बिना कोई भी किसी कारण की वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको उनकी पढ़ाई यानी कि उनकी शिक्षा दोबारा से शुरू करवाना और प्राथमिक कक्षा तक की शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य करना। और इस जो हमारा ये नियम है, जो कानून है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 के अंतर्गत चलाई गई थी, और योजना जो हमारा 1992 है उसके माध्यम से इसको सुचारू रूप से चलाया गया। और इसमें जो ये शिक्षा का सार्वजनिकरण है, इसको तभी इसको हम पूरे अपने देश में फैला सकते हैं अगर हमारे जो राज्य है और जो हमारी स्टेट है, अगर उनका पूरा साथ वो दे तो। और इसी के माध्यम से हमारा जो शिक्षा का सार्वजनिकरण में यानी कि सबके लिए शिक्षा अनिवार्य जो है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा। अब आज मैं आपको करवाऊंगी कि जो ये हमारी सार्वजनिक शिक्षा है, इसके क्या कारण है कि बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। तो आज जो हमारा शिक्षा का सार्वजनिकरण है, शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं या समस्याएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्वजनिक यानी सबके लिए शिक्षा, सार्वजनिकरण के मार्ग में बाधाएं, शिक्षा के सार्वजनिकरण में बाधाएं एवं समस्याएं कि बच्चा किन कारणों से और किन समस्याओं से बच्चा अपनी शिक्षा को क्या कर रही है, बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या कारण है और क्या क्या बाधा आ रही है बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में। तो इसमें आपका सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, वर्ग के समस्त छात्र प्रतिशत उनके नामांकन की समस्या सबसे पहले हमारे सामने आ रही है कि जितने भी हमारी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जितने भी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, उनका जो नामांकन है वो 100% नहीं आ रहा। उसमें किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अब जो हमारा कि कक्षा 8 तक अर्थात विद्यालय की संपूर्ण शिक्षा के लिए, कक्षा 8 तक विद्यालय की संपूर्ण जो है विद्यालय की संपूर्ण अवधि तक छात्रों का जो है संपूर्ण अवधि तक छात्रों को रोके रखना संभव नहीं होता। यानी कि जो हमारी कक्षा 8 तक के बच्चे, जैसे प्राथमिक कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, जो उनको हम कक्षा 8 तक रोक के नहीं रख सकते, बल्कि उनको हम जो शिक्षा है कक्षा 8 तक नहीं दे सकते। बल्कि अगर इसमें क्या करते हैं बच्चे बीच में ही, जैसे 6th 7th 4th 5th
इन कक्षाओं में वो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं। इस तरह सबसे पहले तो हमारी मेन समस्या तो कि जो हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो हमारा विद्यालयों में है नामांकन वो 100% नहीं है, और इसके साथ ही जो कक्षा 8 तक के हम बच्चों को रोक के नहीं रख सकते। उसके बाद अधिकांश अभिभावक यानी कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अधिकार जो अभिभावक हैं वो क्या है, निर्धन होने के कारण यानी कि वो उनकी गरीबी होने के कारण छात्रों को रोके रखना क्या होता है, संभव नहीं होता। उसके बाद अधिकांश भावक है जो छात्राओं को यानी कि लड़कियों को, यानी जो अधिकांश अभिभावक है यानी कि जो गरीब लोग हैं उसमें उनके क्या है, जो छात्राएं हैं यानी कि लड़कियां हैं, छात्राओं को घरेलू कार्यों में वो क्या करते हैं, वे व्यस्त रहना, और अल्पायु यानी कि छोटी उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता है, और जो छात्रा विद्यालयों के अभाव तथा अध्यापिकाओं का अभाव शिक्षा की सार्वजनिकरण में भी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। यानी कि जो अभिभावक गरीब है वो अपनी लड़कियों के वो घर के कामों में ही व्यस्त रखते हैं, साथ ही उनका जो है अल्पायु में उनका विवाह कर दिया जाता है। इसी कारण से जो हमारी जो छात्रा अध्यापिकाएं हैं उनके अभाव भी शिक्षा के सार्वजनिकरण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उसके साथ ही जो हमारी जनजातियां हैं, जो भी अदर जातियां जैसे आदिवासी लोग हो गए, जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राएं शिक्षा में रुचि न लेकर अपने पारिवारिक कार्यों में क्या करती हैं, रुचि लेती हैं। जनजातियां तथा पिछड़े जो वर्ग के छात्र छात्राएं हैं यानी कि जो आदिवासी लोग हैं उनके जो बच्चे बच्चियां हैं, छात्र छात्राएं शिक्षा में रुचि न लेकर वो अपने पारिवारिक कार्यों में ही रुचि लेते हैं। जो अदरवाइज जो दूसरी जनजातियां हैं वो शिक्षा में रुचि नहीं लेते बल्कि अपने घर के कार्यों में ही रुचि लेते हैं। और जो उसके साथ ही अनियमित उपस्थिति यानी कि जो उनकी उपस्थिति है वो अनियमित उपस्थिति, कमी एवं सहयोग का अभाव भी शिक्षा की सार्वभौमिकता को रोकता है। यानी कि जो विद्यालय यानी कि जो उसमें अनियमित उपस्थिति है कि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार स्कूल आ जाते हैं, नियमित उपस्थिति है जो वो भी शिक्षा के सार्वजनिकरण की प्रमुख बाधा है। उसके साथ ही विद्यालय तथा समुदाय के यानी कि जो विद्यालय है, विद्यालय तथा समुदाय के सह संबंधों में कमी एवं सहयोग के अभाव भी शिक्षा की सार्वभौमिकता को क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी कि जो विद्यालय का समुदाय है और समुदाय यानी कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं, समुदाय के संबंधों में कमी यानी कि विद्यालय और समाज के संबंधों में क्या है, कमी है। इस कारण से भी वो क्या करते हैं, सहयोग का अभाव भी शिक्षा की सार्वभौमिकता को क्या करता है, रोकता है। उसके साथ ही जो हमारी सरकार है, सरकार की दोषपूर्ण नीति भी इस क्षेत्र को क्या प्रमुख बाधा होती है। जबकि जो हमारी देश की राजनीति है वो भी इस क्षेत्र की प्रमुख बाधा, उसमें प्रमुख बाधा है। उसके साथ ही जो हमारी धन के अभाव के कारण यानी कि लोगों के पास धन का अभाव, धन की कमी के कारण भी वो लोग क्या करते हैं, छात्र जो होते हैं धनापार्जन में क्या लग जाते हैं, धन कमाने में लग जाते हैं तथा अध्यापन कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके साथ ही जो हमारी दूषित राजनीति है, दूषित राजनीति का प्रभाव भी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में होने के कारण जो हमारी दूषित राजनीति है, दूषित राजनीति का प्रभाव भी हमारी शिक्षा पर होने के कारण जो हमारी शिक्षा उसमें कारण शिक्षा के सार्वजनिकरण का पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते। उसके साथ ही जो अप्रतिशत शिक्षा के अधिकारी हैं, अप्रशिक्षित यानी कि जो अप्रशिक्षित जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं यानी उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, शिक्षा नीति जो हमारी है उसका क्या करते हैं, उचित तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर सकते और नहीं कर पाते। उसके साथ ही जो हमारे अध्यापकों की कमी के कारण भी शिक्षा का जो है सार्वजनिकरण, शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं हो
पाता कि सब तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती। उसके साथ ही जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, यानी कि जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था में परंपरागत कमी के कारण भी जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था में परंपरागत विधियों का प्रयोग एवं शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग न करके इस योजना की प्रमुख बाधा है। यानी कि जैसे हमारी शिक्षा पीछे से चली आ रही है, पीढ़ी दर चली आ रही है, उसमें नई तकनीकी के अभाव है, उसमें कि नई तकनीकी से शिक्षा नहीं दी जाती। यानी कि पहले से जैसे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वैसे ही शिक्षा आगे जो अध्यापक है दे रहे हैं, उसमें जो हमारी नई तकनीकी के आधार पर बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही, तो ये भी हमारी शिक्षा के सार्वजनिकरण में बाधा उत्पन्न कर रही है। उसके साथ ही जो हमारे अमनोवैज्ञानिक एवं स्तर विहीन पाठ्यक्रम है, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए कि बच्चा उसमें अपनी रुचि के साथ कार्य करे। यानी कि बाल केंद्रित जैसे छोटी कक्षाओं में बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा में खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, तो उनका जो शिक्षा देने का तरीका है वो भी नई तकनीकी के आधार पर होना चाहिए। और इससे हमारा जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो भी पीढ़ी दर वैसा के वैसा ही चला आ रहा है। इसके कारण भी हमारा जो शिक्षा का सार्वजनिकरण है उसमें कमी पाई जा रही है। उसके साथ ही जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, यानी कि जो पिछड़े हुए एरिया, आदिवासी एरिया हैं, जैसे जो भी हमारे विद्यालयों का न होना, यानी कि जो हमारे आदिवासी हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, वहाँ पे विद्यालय न होने के कारण भी जो का है सार्वजनिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को वो रोकता है। उसके साथ ही जो हमारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, यानी कि जो हमारे समाज में कुप्रथाएं चली आ रही, सामाजिक कुप्रथाएं और हरिजन छात्रों को प्रवेश न देना, यानी कि छोटी जातियों के बच्चों को प्रवेश न देना, तथा निरक्षर उनके अभिभावक, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो शिक्षित नहीं हैं, इस कारण भी शिक्षा में उनकी क्या है रुचि न होने के कारण इस क्षेत्र की प्रमुख बाधा है। उसके साथ ही जो हमारे जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, किनके पास जिनका निवास स्थल यानी कि नदियों के पास है या नालों के पास है या जंगल मरुस्थल है, जहाँ सघन वन छात्र एवं छात्राओं के विद्यालयों के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि उनको विद्यालय जाने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। जैसे जिनका निवास स्थल जो नदियों के पास है, नालों के पास है, या लोग जो मरुस्थल में रह रहे हैं, तो उनका जो ये चीजें उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तो वो विद्यालय इस कारण भी जो हमारा जो शिक्षा का सार्वजनिकरण है ये भी उसकी एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उसके साथ ही जो हमारा अपव्यय एवं अवरोधन समस्या शिक्षा के सार्वजनिकरण की प्रमुख समस्या है, यानी कि अपव्यय अधिक खर्च और अवरोधन की समस्या शिक्षा की सार्वजनिकरण की एक प्रमुख बाधा है। उसके साथ ही जो हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, भाषाओं का होना भी, यानी कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनमें जो शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम की बच्चे उनकी जो मातृभाषा होती है उस मातृभाषा के आधार पर भी वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो इससे भी जो हमारे भारत देश में क्या है अनेक प्रकार की जातियां रहती हैं, तो वो जातियों की सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है, तो उसी भाषा के कारण वो क्या शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये जो हमारा शिक्षा का सार्वजनिकरण है, सार्वजनिकरण की मार्ग में जो रास्ते में जो हमारी बाधाएं या समस्याएं आ रही हैं, यानी कि उसके मार्ग में जो भी समस्याएं या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये भी एक प्रमुख कारण है उनकी मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का, कि किस किस कारण से हमारे शिक्षा में जो कि समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं। अब इन बाधाओं से किस तरीके से इन समस्याओं को दूर करने के उपाय, अब क्या है जो ये समस्याएं हैं, समस्याओं को दूर करने के क्या है उपाय, कि हम इन उपायों
उपायों को करके हम शिक्षा के सार्वजनिकरण को क्या कर सकते हैं, अपने भारत देश में फैला सकते हैं। अब मैं आपको उपाय बताऊंगी कि किन किन उपायों, कौन कौन से उपाय करके हम शिक्षा के सार्वजनिकरण में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा उपाय है, उपाय नंबर 1 देखो इसमें कि जो अभिभावक यानी कि पेरेंट्स, अभिभावकों को साक्षरता का महत्व बताया जाए, यानी कि शिक्षा का महत्व बताया जाए कि शिक्षा ग्रहण करने के क्या क्या फायदे हैं, और उसके साथ ही उन्हें अपने बालकों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि उनके जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजो, और साथ ही उनको शिक्षा के महत्व भी बताने चाहिए, किसको, अध्यापक को। उसके साथ ही यथावत या संभव हो सके तो हमें विद्यालयों की स्थापना उन स्थानों पर की जाए जहां पर कि जो छात्र हैं वो आसानी से पहुंच सके, यानी कि जो विद्यालय सरकार स्थापित कर रही है उन विद्यालयों को यथासंभव हो सके तो उनके जहाँ बच्चे सरलता से आसानी से पहुंच सके उस जगह उन विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। उसके साथ ही जो प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि जो बड़ी उम्र के जो होते हैं, नागरिक हैं या महिलाएं हैं, जो भी हैं हमारे समाज में, अगर वो साक्षर नहीं है तो हमें उन्हें प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर चलाकर, यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी हमें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उनको क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। उसके साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के महत्व का भी हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा समय विभाग है, यानी कि जो हमारा टाइम टेबल है, समय विभाग चक्कर का निर्माण स्थानीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, यानी कि जो बच्चों का टाइम टेबल है, यानी कि जिस एरिया में जिस टाइम अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है तो उसी हिसाब से वहाँ का जो स्कूल का समय या टाइम टेबल को निर्धारित करना चाहिए। जिस एरिया का जैसा कि वातावरण होता है, जिस एरिया का जैसा कि टेम्परेचर होता है, उसी के आधार पर हमें टीचर्स को क्या करना चाहिए, अध्यापकों को उसी के हिसाब से उन विद्यालयों के जो टाइम टेबल है उसको सेट करना चाहिए। उसके साथ ही जो हमारा महिला अध्यापकों के साथ में क्या करनी चाहिए, जो महिला अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति की जाए, और जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ भवनों का अभाव हो वहाँ 2 पाली में विद्यालय का क्या करना चाहिए, चलाए जाने चाहिए, यानी कि जिस विद्यालय के पास अगर भवन, यानी कि अगर भवन नहीं है तो उन विद्यालयों को भवनों का अभाव है, यानी कि जिस एरिया में जो स्कूल बना हुआ है उस एरिया में अगर बच्चे अधिक हैं और कमरे कम हैं तो उस विद्यालय का जो कार्यक्रम है वो 2 पारियों में होना चाहिए, यानी कि एक तो सुबह का टाइम रख लो, जैसे कि 7 से 12:30 का, और 12:30 से बाद में जो 1-1:30 से लेके शाम को 4 बजे तक का, यानी कि जो विद्यालय का समय है वो 2 पारियों में उनको रखना चाहिए। उसके साथ ही जो हमारा जनजातियां हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, जनजातियों के लिए आवश्यक विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, जो अदर दूसरी जनजातियां हैं और उनके विद्यालयों की स्थापना को अलग स्थापना करनी चाहिए और आवश्यक रूप से उन विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। और साथ ही जो उनका पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय भी स्थानीय वातावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी कि अगर उनका सिलेबस इस तरीके का निर्धारण करना चाहिए जैसा कि उस एरिया का जैसा कल्चर है या उनकी संस्कृति है या उसी के आधार पर उनका जो पाठ्यक्रम है निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके साथ ही विद्यालयों का जो वातावरण हो वह कैसा, आनंदमय
होना चाहिए, यानी कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है या वहाँ का जो पर्यावरण है और स्कूल का वातावरण आनंदमय होना चाहिए। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन स्कूलों में क्या करना चाहिए, खेल का, जैसे कि बच्चों के लिए झूले वगैरह, अदर एक्टिविटी के लिए अदर एक्टिविटी स्थापित की जाए, जिससे कि बच्चे खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। उसके साथ ही जो प्राध्यापक, यानी कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है, प्राध्यापक एवं अध्यापकों का व्यवहार निष्पक्ष एवं समान हो, यानी कि जो वहाँ पे अध्यापक प्रिंसिपल हैं और जो वहाँ पे शिक्षक हैं उनका जो आपस में व्यवहार है वो सम्मान होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे ऊंच नीच का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और जो प्रिंसिपल है उनको सबको, जो भी वहाँ पे शिक्षक है उनको सबको एक समान रूप से देखना चाहिए। और साथ ही जो विद्यालय का वातावरण है वो शांतिमय होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे विद्यालय है उनकी स्थापना ऐसी जगह पर की जाए जहाँ की वातावरण वहाँ का एकदम क्या हो, शांतमय हो, जहाँ पे अधिक जो परिवहन वगैरह या बस ट्रक वगैरह जो कि ये आवाज़ अधिक हाई आवाज़, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं या ज़्यादा बस स्टैंड वगैरह के पास जो है कि विद्यालयों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। सुखमय, आकर्षक, सुंदर होना चाहिए विद्यालय। और के साथ ही विद्यालय के पास पर्याप्त स्थान होना चाहिए, यानी कि जो विद्यालय है उसके पास पर्याप्त स्थान हो, जिससे कि बच्चे के खेलने के लिए मैदान हो, प्रार्थना स्थल हो और उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही जो वहाँ पे उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए, यानी कि बच्चों के बैठने के लिए उनकी जो बैठने की सुविधा है उसी के अनुसार वहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। और साथ ही विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए, यानी कि विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए उचित शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे शिक्षण में काम आने वाली सामग्री हो उसका प्रयोग होना चाहिए। उसके साथ ही विद्यालय में समुचित मनोरंजन, यानी कि जो हमारा विद्यालय है विद्यालय में समुचित मनोरंजन हो, यानी कि बच्चों के सप्ताह में कम से कम एक बार बाल सभा वगैरह करवानी चाहिए और उनका कोई एक आधा पीरियड खेल कूद का भी होना चाहिए। और साथ ही उनकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी उनको करवानी चाहिए, यानी कि बच्चों के अंदर कंपटीशन भी करवाना चाहिए, जैसे भाषण प्रतियोगिता होगी, अदरवाइज दूसरी प्रतियोगिता पेंटिंग प्रतियोगिता होगी या पोस्टर प्रतियोगिता होगी, तो ऐसी प्रतियोगिताएं अदर एक्टिविटी भी होनी चाहिए विद्यालयों में। उसके साथ ही विद्यालय में केवल पुस्तकीय ज्ञान, बच्चों को केवल बुक का ही ज्ञान नहीं देना चाहिए, व्यवस्था करने न कि उसे वर्ण बागवानी, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को अदर एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए, जिससे कि बच्चा अपने भावी जीवन में ऐसी एक्टिविटी करवाएं कि बच्चा अपने भावी जीवन में उन एक्टिविटी का क्या कर सके, प्रयोग करके अपना जीविकोपार्जन कर सके, यानी कि उनको बागवानी, कताई, बुनाई, काष्ठ शिल्प आदि उद्योगों का भी प्रशिक्षण की व्यवस्था में किया जाए। और उसके साथ ही विद्यालयों में स्वल्पाहार की योजना परमावश्यक है, यानी कि बच्चों को वहाँ पे जो हमारे ये आंगनबाड़ी केंद्र को लेके उनके माध्यम से उनको भोजन ग्रहण करवाया जाए और यथासंभव हो सके तो रुचिकर एवं प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग अधिक से अधिक हो, यानी कि बच्चा जिसमें इंटरेस्ट से पढ़ाई, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सके। और साथ ही जो हमारी जनजातियां हैं, जनजातियों के लिए आवश्यक विद्यालयों की स्थापना के रूप में दुर्गम स्थलों पे वो जाने की, जहाँ पे वो आसानी से पहुँच सके। साथ ही विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए, यानी कि वर्ष के साल में जो वार्षिकोत्सव हर स्कूल में होना चाहिए। उसके बाद ही आर्थिक समस्या, यानी कि जो बच्चों के घर की समस्या, आर्थिक समस्या के हल के लिए जो गरीब छात्र हैं, यानी कि वो ऐसे छात्र हैं जिनके की पेरेंट्स उनको यूनिफॉर्म या उनकी बुक्स वगैरह या जूते वगैरह नहीं दिला सकते, तो ऐसे भी व्यवस्था आती। और साथ ही उनको छात्रवृत्ति भी, यूनिफॉर्म, निःशुल्क भोजन भी दिया जाए। उसके साथ ही जो हमारी शैक्षिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को दूषित राजनीति से दूर रखना चाहिए, कि जो स्कूलों में है वहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और साथ
अधिक नियुक्ति एवं उचित वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि अध्यापकों की जो नियुक्ति है अधिक होनी चाहिए, साथ ही उनका जो वेतन है या उनकी सैलरी है वो भी अधिक होने की व्यवस्था की जाए। और साथ ही जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, यानी 1 से 5 तक विद्यालयों में यथासंभव जो हमारे प्रशिक्षित शिक्षकों की अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम को यथासंभव स्थानीय वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जो भी सिलेबस हो वहाँ उस एरिया के स्थानीय वातावरण के हिसाब से होना चाहिए। यदि धन का प्रबंध नहीं हो सकता तो विद्यालयों के निर्माण जो है कि अगर धन की कमी है और विद्यालयों का निर्माण नहीं कर सकते धन की कमी के कारण, तो विद्यालयों को न देकर जो हमारे जिस एरिया में जो भी मंदिर है या धर्मशालाएं हैं तो वहाँ पे स्कूलों की क्या करनी चाहिए, स्थापना कर देनी चाहिए। जमींदारों के जो बाल होते हैं वहाँ पे अध्यापन कार्य करवाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इंग्लैंड में तो विद्यालयों की अभाव की पूर्ति के लिए छात्रों को रेल पुलों के नीचे बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बाद में नवीन विद्यालयों की स्थापना हुई, यानी कि जो हमारे इंग्लैंड देश है वहाँ पे पुलों के नीचे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और बाद में विद्यालयों का निर्माण किया गया। और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, यह बात ध्यान में रखने की है कि जो निरक्षरता के साथ साथ सामाजिक कुरीतियाँ चली आ रही हैं, यानी कि जो अशिक्षित हैं, जो भी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, शिक्षा द्वारा ग्रामीण मस्तिष्कों जो ग्रामीण लोग हैं उनके दिमागों में जो अंधविश्वासों की या रूढ़ियों को समाप्त किया जा सकता है तथा जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा द्वारा यथासंभव साक्षर किया जा सकता है। उसके साथ ही सभी छात्रों को अनिवार्य जो है सभी छात्रों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। और साथ ही जो उनके सामने भाषा की समस्या आ रही है, भाषा की समस्या के हल के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जैसे कि इधर जनजातियाँ उसी उनकी भाषा के आधार पर विद्यालयों की स्थापना की जाए। और जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए और ये साथ ही प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि सार्वजनिक यानी कि जो हमारी सभी के लिए शिक्षा है सभी स्थान पर सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आज मैंने करवाया था कि जो हमारी सार्वजनिकीकरण की शिक्षा है, सबके लिए शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, वो सब छात्रों तक नहीं पहुंच रही। तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं रही हैं उन समस्याओं के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको उसके उपाय बताए थे कि इन उपायों के माध्यम से हम बच्चों को इन उपायों को करके हम बच्चों को साक्षर कर सकते हैं और शिक्षा का सार्वजनिकीकरण कर सकते हैं। तो आज की क्लास है आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।